नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है कोटे में कोटा। जी हाँ, कोटे में कोटा। आप सोच रहे होंगे ये दरअसल है क्या। हम बताते हैं आपको। कोटे में कोटा का मतलब है कि देश में आरक्षण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि इसको कोई भी छूना नहीं चाहता। इसको छूने का मतलब है कि बहुत बड़ा बवंडर आ जाना। आपको याद दिलाते चले, पिछले बिहार के चुनाव में मोहन भागवत ने सिर्फ एक सेंटेंस कहा था कि देश में आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, फिर से उसको रिव्यू करना चाहिए, इतना बार बोला था। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। इसी एक सेंटेंस को लेकर के विपक्षियों ने हंगामा काट दिया था, गदर काट दिया था। और उसके बाद बिहार का वो वाला चुनाव बिहार का भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हार गई थी। अब बात कर लेते हैं कोटे में कोटा की। 2002 में उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने कोटे में कोटा देने का ऐलान किया। दरअसल देश में जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको ऊपर लाने के लिए 50% कोटा दिया गया। 27% का कोटा ओबीसी को दिया गया और 23% का कोटा एससी एसटी को दिया गया। कुल 50% का कोटा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% कोटे से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा, ये सीलिंग है। लेकिन बीच में सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस का कोटा भी लगा दिया, तो कोटा की सीलिंग बढ़ गई। अब ये कोटे में कोटा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को एक निर्णय दिया कि राज्य सरकार चाहे तो वो कोटे के अंदर कोटा दे सकती है। इसको आपको सरल भाषा में हम समझा देते हैं कि मान लीजिए 27% ओबीसी का कोटा है, उसमें से जो कुछ कुछ जातियां हैं उनके अलग वर्ग बना करके 5%, जैसे सब एग्जाम्पल के लिए कुर्मी है, लोध है और यादव है, ये बड़ी 3 जातियां जानी जाती हैं, मानी जाती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कोटे का पूरा फायदा यही ले जाती हैं। इन तीनों को अलग करके 5% देने की बात की गई है। दूसरे नंबर पर कुम्हार हैं, लोहार हैं, ये इन सबको मिलाकर के 5% देने की बात की गई है। और बचा 17%, तो बाकी की जितनी जातियां हैं वो 5000 से ज्यादा, उनमें इन 17% का कोटा मिलना शुरू हो जाएगा। ये है कोटे में कोटे का प्रावधान। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोटे में कोटा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जस्टिस मिश्रा ने, जो कि 5 जजों की एक बेंच थी, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने राज्य सरकारों को कोटे में कोटा देने का प्रावधान कर दिया है। और अपने इस बात को उन्होंने 7 जजों की बेंच के सामने प्रस्तुत करने को कहा है कि अब ये 7 जजों की बेंच, जो चीफ जस्टिस एम बोबडे हैं, वो इसको देखेंगे कि कैसे इसको आगे इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना है। केस उन पर रेफर कर दिया। तो एक बार फिर से कोटे में कोटा की बात चल चुकी है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर कोटे में कोटा है क्या और राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके मंसूबे क्या हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। कोटे में कोटा का फैसला बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एससी एसटी में वर्गीकरण का मामला। राज्यों को कोटे में कोटा का अधिकार। सबसे जरूरतमंद तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने की नई राह खुल रही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने आरक्षण के भीतर आरक्षण यानी कोटे में कोटा को सही ठहराया। पीठ का कहना है कि आरक्षण का लाभ सभी तक समान रूप से पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को एससी एसटी श्रेणी में वर्गीकरण का अधिकार है। राज्य सरकार आरक्षित श्रेणी में उपवर्ग बना सकती है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि समान क्षमता वाली 2 पीठ के विपरीत फैसलों को देखते हुए प्रधान न्यायाधीश के मामले को 7 जजों या उससे बड़ी पीठ के समक्ष विचार के लिए लगाने का आग्रह करते हैं।
जस्टिस अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, एमआर शाह और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने 78 पेज के विस्तृत फैसले में कहा कि बदलती सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखें, बगैर सामाजिक बदलाव के संवैधानिक उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। SC/ST में भी क्रीमी लेयर। कोर्ट ने आरक्षण के हमेशा लागू रहने के औचित्य SC/ST वर्ग में भी क्रीमी लेयर लागू करने जैसे कई मुद्दों को छूते हुए कहा कि आरक्षण का लाभ सबसे जरूरतमंद तक नहीं पहुंच रहा। इसके लिए राज्य आरक्षण देते समय अनुच्छेद 14, 15 और 16 की अवधारणा के आधार पर सूची में दी गई अनुसूचित जातियों में तर्कसंगत उपवर्गीकरण भी कर सकता है। राज्य सरकार सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकती और न ही वो सूची में किसी जाति को जोड़ अथवा घटा सकती है और न ही जाति की जांच कर सकती है। अब आपको ये भी बताते हैं कि क्या था 2004 का फैसला। 2004 में इसी चुनैया मामले में शीर्ष अदालत की 5 सदस्यीय पीठ ने कहा था कि राज्यों को आरक्षित जातियों के भीतर वर्गीकरण का अधिकार नहीं है। कोटे के अंदर कोटा सही नहीं है। अब अदालत ने ये कहा, पुनः वर्गीकरण नहीं किया गया तो असमानता का सामना कर रहे लोगों को समान अधिकार देने का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। इस दिशा में कदम उठाने के लिए वर्गों के बीच अंतर करने का अधिकार राज्यों से नहीं छीना जा सकता। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राज्यों से अधिकार छीना नहीं जा सकता। अब देखने वाली बात होगी कि कोटे में कोटा का कितना फायदा और नुकसान होता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, कोटे में कोटा क्या एक बार फिर से बांटने की कवायद की जा रही है। 27% कोटा दिया गया ओबीसी को और 23% कोटा SC/ST एंड ओबीसी को दिया गया। तो अब कोटे के अंदर कोटे को दे करके एक बार फिर से इसको विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले, केंद्र में ओबीसी की जो जातियां हैं वो 5000 से जातियां 2513 जातियां हैं ओबीसी की, और इसी तरीके से दलितों की भी तमाम जातियां हैं। क्या ये एक राजनीतिक बात है? क्या राजनीतिक पार्टियां ऐसा करना चाहती हैं? क्या है इनकी मंशा? हम सब इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए। SP सिंह बघेल साहब हैं, सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत स्वागत है SP सिंह बघेल साहब। ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कोटे के अंदर कोटा दिया जाना चाहिए, और वो उस बात की मांग कर रहे हैं कि जब यहां पर उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह, तब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ शशांक यादव जुड़े हुए हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। और पूर्व विधायक गजराज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे बघेल साहब का। बघेल साहब, लंबे समय से आप लोग कोशिश कर रहे थे, 2002 से इसकी कवायद शुरू हुई थी। आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट ने आपके हाथ मजबूत कर दिए हैं, कोटे में कोटा दिया जा सकता है। हेलो सर, आवाज मिल रही है? लगता बघेल साहब तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम ओम प्रकाश राजभर जी का रुख करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी, आपकी लंबे समय से मांग रही है और ये मेन कारण रहा है कि आपने उत्तर प्रदेश सरकार में जब कैबिनेट मंत्री थे वो पद तक त्याग दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है तो कितनी खुशी है आपको इस बात को लेकर के? सबसे पहले तो सभी साथियों को, जो लोग साथ में बैठे हैं, सभी साथियों को ओम प्रकाश राजभर का नमस्कार और आपको भी नमस्कार। आपने खुशी की बात पूछा है। देखिए, 2015 में हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि अमीर का बेटा और गरीब का बेटा प्राइमरी में एक साथ पढ़ेगा, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। वो भी निर्देश राज्य सरकार को था, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ है। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कहा है, इसका पालन ये सरकार
करे तब तो हम माने। ये सरकार इसका पालन करने के लिए 2001 से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया। फिर जब हमने जीत पे अड़े तो राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी गठित हुई और कमेटी ने 30 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट दे दिया। 2 साल हो गया। 2 साल के अंदर मुख्यमंत्री ने भी सदन में बयान दिया, संसदीय कार्य मंत्री ने भी बयान दिया, सदन में बार बार इसको लेके हम लड़ते रहे, इसको लागू करिए। लेकिन जब गरीब सवर्ण की बात आती है तो 10% आरक्षण न सुप्रीम कोर्ट, न हाई कोर्ट, न लोअर कोर्ट, कोई कोर्ट नहीं काम देता है, सीधे सीधे लागू हो जाता है 1 हफ्ते के अंदर, 8 दिन में, और 730 दिन हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है, भारतीय झूठ पार्टी, इसको दिखाई नहीं देता कि 730 दिन में जो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है उसको लागू क्यों नहीं करते हैं ये। ठीक है राजभर जी, बिल्कुल ठीक बात, आपकी बात आ गई, आपकी बात दोबारा से रुक करेंगे। शशांक यादव जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी, ये मुद्दा शुरू से ही बहुत सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जितने भी साथी रहे हैं, बड़े पैनल में आपने बड़े वरिष्ठ लोगों को रखा है। ये लोग सामाजिक न्याय के आंदोलनों के, राजभर साहब भी और बघेल साहब भी एक बहुत महत्वपूर्ण योद्धा रहे। मुझे लग रहा है एक चर्चा से काफी अच्छी चीज निकलेगी। यहाँ पर आप गौर करें कि 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पहले जो कहा था कि कोटे में कोटा नहीं हो सकता, उसके बाद अब आया कि कोटे में कोटा हो सकता है, और उसको 7 जजेस बेंच को इन्होंने आगे उसको रेफर भी कर दिया है। शुरुआत में एक कंसेप्ट ये था, जो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए लोग थे, कि बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट जो यूनिटी एक बन रही है, ये कोटे में कोटा करने से इस पर असर पड़ सकता है एकता के ऊपर। लीडर्स थे बिहार में, ये कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू हुआ था। तो ये 2 धाराएं हैं अपनी जगह पर, लेकिन दोनों ही जगह पर कि जो कोटे में कोटा का जो वर्तमान कंसेप्ट निकल के आया है, ये धार अगर आप ध्यान दें तो एक बहुत मजबूती से कहा गया था। जब महिला आरक्षण बिल आया था तब यही बात उठाई गई थी कि महिलाओं को जो 30% आरक्षण में हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें भी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड महिलाओं का कोटा करने की कोशिश कीजिए। तब यही एक आवाज उठी थी कि साहब कोटे में कोटा नहीं हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत सैद्धांतिक प्रश्न है और इस पर एक अति स्वस्थ बहस एक बहुत अच्छा रास्ता निकालेगी। हमारा तो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट मानना है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी इसी बात पर हम यहीं पर रुकेंगे। आपने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा कभी बसपा लगाया करती थी, हालांकि अब उसका नारा बदल गया है। अब वो कहने लगी जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। आएंगे आपके पास दोबारा से शशांक जी। गजराज सिंह जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या सोचती है कांग्रेस इसको लेकर? मैं इसमें इतना कहना चाहता हूं कि जब हम पढ़ा करते थे तो गरीब का, अमीर का, छोटे बड़े सब लोग बच्चे एक साथ क्लास में पढ़ा करते थे और वो पढ़ लिख करके ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुंचते थे। इसमें कोई जातिवाद किसी प्रकार का नहीं था। लेकिन आज जो ये मामला सामने आया है कि कोटे के अंदर भी कोटा देना, अभी भी जो दलित समाज है उसके अंदर अभी भी बहुत तादाद में गरीबी है। कुछ चंद लोग जरूर अपना हो सकता है उससे कुछ लाभान्वित हुए हों, लेकिन मेरी राय के मुताबिक अभी गरीब लोग बहुतायत में है अभी भी ऐसे कि जिनको 2 जून की रोटी भी ढंग से नहीं मिल पाती है, जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई के अंदर, जब हम देखते हैं जो प्राइमरी स्कूल के अंदर या जूनियर हाई स्कूल में जो सरकारी स्कूल है उनमें जो बच्चे जा रहे हैं केवल मात्र गरीब के बच्चे जाते हैं। जो उसमें अपर कास्ट के बच्चे प्राइमरी स्कूल में 1% भी उनमें से बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि एजुकेशन का जो सिस्टम है हमारा, अगर उस सिस्टम को भी हम देखें तो निश्चित तौर पर कुछ रास्ता निकल करके सामने आएगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा ओबीसी के अंदर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर, जरा ये पहले क्लियर कर दीजिए जी। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है पहले वो क्लियर कर दीजिए। क्या सोचती है आपकी पार्टी?
कांग्रेस। गरीब को ऊंचा उठाने के लिए, गरीब की कैसे हालत अच्छी बने उसके लिए पूरा प्रयास है। जब मुल्क आजाद हुआ तब से लेकर के मेरी पार्टी ने यही काम किया है कि गरीब को ओबीसी इस मामले को लेकर के पार्टी क्या सोचती है, आप उस पर सीधा कोई बात नहीं कह पा रहे। कहना चाहता हूं आपसे कि मेरी पार्टी की सोच आज भी गरीबी जो है उस गरीब की व्यवस्था ठीक करने के लिए, उस गरीब को उस रास्ते पर पहुंचाने के लिए कि जो 2 जून की रोटी। आपसे मैंने 3 बार सवाल पूछा और तीनों बार आपने हमको घुमाने की कोशिश किया। बने रहिए हमारे साथ में, आएंगे आपके पास। ठीक है, बघेल साहब के पास चलेंगे। बघेल साहब, आपकी पार्टी 2002 से इस काम को करने के लिए तत्पर है। उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन उनकी सरकार चली गई, नहीं कर पाए। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपके हाथ को मजबूत कर दिया है? बघेल साहब, क्या आपको आवाज मिल रही है? बघेल साहब, सवाल आपसे ही है। आपकी आवाज आ रही है? अगर आपको आवाज मिल रही हो, सवाल आपसे ही है। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? अब आवाज न जाई बघेल जी की यहाँ, अब बघेल जी के यहाँ आवाज न पहुंची। बघेल जी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, बघेल जी आपको आवाज मिल रही हो तो आप अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। बघेल जी, चलिए बघेल जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा से उनका रुख करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी, आपके पास आएंगे। आपने लगातार इसमें प्रयास किया कि यह हो जाए। अब मान लेते हैं यह हो जाएगा, इससे लोगों का फायदा क्या होगा? इससे पिछड़ों का और दलितों का फायदा क्या होगा अगर कोटे के अंदर कोटा कर देती है सरकार तो? हेलो जी बताइए। अभी हमारे भाई गजेंद्र सिंह जी ने, आपने उनसे पूछा पहली प्रतिक्रिया, वो नहीं बता पाए। हम उनकी प्रतिक्रिया बता देते हैं। कांग्रेस पार्टी, नहीं हम अपनी बात कर रहे हैं। उन्होंने जो पिछड़ी इस कोटे पे जो चर्चा किया उसका सही उत्तर नहीं दे पाए। कांग्रेस पार्टी ने एक गरीबी रेखा खींच दिया। अरे देश के गरीबों, तुम गरीबी रेखा के नीचे रहना, तुम ऊपर मत आना। तुम राशन कार्ड, आवास, शौचालय, पेंशन के विषय में ही सोचना। तुम सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, डीएम, एसडीएम के विषय में मत सोचना। ये गरीबी रेखा खींच करके रोक दिया। अब आइए, हम आपके अभी प्रतिक्रिया दे रहे थे, हमारे भाई समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे जिसकी नहीं ना। ओम प्रकाश राजभर जी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, कुछ जानना चाहते हैं लोग, समझना चाहता हूं मैं आपसे, अगर ये कोटे में कोटा हो जाता है इससे कितना फायदा होगा? सबको मिलेगा। जैसे 27% पिछड़ी जाति को आरक्षण लागू है जी, और 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 4 बार बसपा की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। इन सरकारों ने अगर सबको हिस्सा दिया होता तो आज सुप्रीम कोर्ट को इस पे फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सरकार आ जाती है तो ये लोग, चाहे नाई हो, अर्कबंसी हो, गोंड हो, पाल हो, प्रजापति हो, कुम्हार हो, राजभर हो, बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, नाई हो, इनको ये भूल जाते हैं। जब सरकार बन जाती है तो ये भूल जाते हैं। 27% आरक्षण का लाभ खुद लूटने लगते हैं, तब दिखाई नहीं देता राजभर। ओम प्रकाश राजभर जी, सवाल सुनिए। आप ये बताइए, आरक्षण को लागू हुए कितने साल हो गया है और अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मात्र 3% ओबीसी के लोग हैं, जबकि 27% आरक्षण मिले हुए 73 साल हो गया। आप इसके लिए तो नहीं करते हैं। की सरकार यूपी में रही, बसपा की रही, सारी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं इसके लिए क्या? जी, तो बालिका ने जिम्मेदार होता कि दूसरा कोई जिम्मेदार होगा? इन्होंने हिस्सा क्यों नहीं दिया? आप ये बता दीजिए
कि अगर ये वर्गीकरण हो जाएगा तो क्या 27% कोटा मिल जाएगा उनको? एक राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में उनके नेतृत्व में कमेटी है, मैंने खुद मुख्यमंत्री से कह करके बनवाई। उसकी 2 मई 2018 को उसकी रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2018 को आ गई। 7-11-9 का बंटवारा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये और बहुत छोटे छोटे शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ये राजनीतिक साजिश तो नहीं है पिछड़ों और दलित को बांटने की? है हमारा मानना है कि जो 27% आरक्षण है लागू, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा देकर के सबको, जो छूटे हुए लोग हैं जो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए हैं उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। ठीक है। ओम प्रकाश जी बने रहिए हमारे साथ, सांसद साहब जुड़ गए हैं, जरा उनकी पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बघेल साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया कोटे में कोटा, शुरुआत आपने किया था 2002 में, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के राजनाथ सिंह जी। 2001 जी आवाज मिल रही है आपको बघेल साहब? बघेल साहब तक अभी भी आवाज नहीं पहुंच पा रही लग रहा मुझे। ठीक है, आपके पास आ रहा हूं वापस। ओम प्रकाश जी आपके पास वापस आ रहा हूं। केंद्र में जो ओबीसी की जातियां हैं वो 2513 है। कहा यह जा रहा है कि यादव, कुर्मी और लोध को 5% दे करके इनसे अलग कर दिया जाएगा। लोहार, कहार, बढ़ई को 5% दे करके उसको अलग कर दिया जाएगा। वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ओम प्रकाश जी दोबारा से आएंगे आपके पास में, सवाल लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे इससे लाभ होगा और कितना होगा नुकसान, इसका पूरा जमा खर्चा निकालेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक इकाइयां और करोड़ों कामगार आज आत्मनिर्भर होने की राह पर हैं। राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम लागू कर 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। श्रमिकों का स्किल मैपिंग कर अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को सूक्ष्म, लघु एवं बृहत औद्योगिक इकाइयों में रोजगार की व्यवस्था की जा चुकी है। जब से मेरा रोजगार यहाँ कंपनी में खुला है तब से मुझे काम मिल गया, अपने बच्चे लोगों को और अपना पेट पाल ले। आज प्रदेश की 7.97 लाख औद्योगिक इकाइयां क्रियाशील हो चुकी हैं। इनमें से 98.7 हजार नई एमएसएमई इकाइयों को 11,163 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है। सरकार के अनुकूल कदमों के फलस्वरूप पेप्सिको ने 800 करोड़ रुपए तक का निवेश करने का मन बना लिया है। इसी प्रकार आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी ग्रेटर नोएडा में 4000 कर्मचारियों की क्षमता का कैंपस स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों के व्यवसाय के लिए प्रति दुकानदार प्रति पटरी 10,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। हर एक श्रमिक की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी लेने के साथ हर हाथ को कार्य मिल सके, हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है। सरकार और नागरिकों के इस अनोखे तालमेल से आज उत्तर प्रदेश कोरोना पे विजय पाकर विकास की नई राहें बनाने की ओर अग्रसर हो चला है। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, TV9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। TV9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount
Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक जाओ यार, रुको। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। बघेल साहब का रुख करेंगे। बघेल साहब, क्या आवाज मिल रही है आपको? बघेल साहब, मैं आपसे समझना ही चाह रहा हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कह दिया है कि राज्य सरकारें कोटे में कोटा दे सकती हैं। ये आपने 2001 में, माफ करिएगा, जब राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, ये प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी।
हालांकि वो पूरा नहीं कर पाए थे और सरकार चली गई थी। तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने अब आपके हाथ मजबूत कर दिए हैं? राजनाथ सिंह जी का ये एक ड्रीम है, एक सपना है कि आरक्षण में आरक्षण। इस दिशा में अपने छोटे कार्यकाल में उन्होंने एक युद्ध स्तरीय प्रयास किए थे, लेकिन सरकार भी चली गई थी। और मुझे याद आ रहा है कि अशोक यादव जो उन दिनों भारतीय जनता पार्टी में ही थे और मंत्री थे, उन्होंने एक रिट की थी, उसकी वजह से वो मामला अटक गया था, भारतीय सरकार भी चली गई। मैं ये अरुण मिश्रा जी माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जी हैं, जो 5 जजों की बेंच ने जो ये निर्णय दिया है, इसमें अब राज्य सरकारों को हाथ मजबूत कर दिए हैं। अब राज्य सरकार अगर चाहें तो वो ये आरक्षण में आरक्षण कर सकते हैं और ये करना भी चाहिए। मैं अभी तक की आपकी चर्चा नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन मैं अब ये कहना चाहूंगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की 66-67 जातियां हैं, लेकिन जब भी हम देखते हैं कि अधिकारी देखते हैं या 22% के आरक्षण में जब देखते हैं कि 67 जातियों में हम ज्यादातर देखते हैं हमारे जाटो भाई, गोरी भाई, प्रतीक भाई, धोबी भाई, वाल्मीकि भाई, और यही 5-4 जातियां हैं। ये 22% का 20% केवल 4-5 जातियां लेती हैं, और जो बाकी है तो अंत्योदय दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय था वो इस अवधारणा पे था कि आखिरी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आए। तो ये जो आखिरी जातियां हैं ये वर्ग हो गए, जैसे सामान्य एक वर्ग है, अब उसमें ब्राह्मण है, ठाकुर है, वैश्य है, भूमार है, त्यागी है, कायस्थ भाई है। लेकिन उसमें भी आप देखते होंगे कि नौकरियों पर सवर्णों में भी कुछ वो है, कुछ जातियों की संख्या कम है नौकरियों में, खासतौर से ग्रुप ए में, और कुछ जातियों की संख्या ज्यादा है। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं अलग अलग है। इसी प्रकार से बैकवर्ड में आप देख रहे होंगे कि 27% बघेल साहब, बात आपकी समझ में आ गई कि होना चाहिए जो आप कह रहे हैं। सवाल कई हैं, कुछ सवाल बघेल साहब और गुर्जर। बघेल साहब, अगर हम सबका नाम लेने बैठेंगे तो पूरा समय निकल जाएगा। बघेल साहब सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल मैंने अपने जीवन में इन जातियों का एक भी बघेल साहब सवाल सुनिए। समाज के जितने आईएएस और आईपीएस सबका पीसीएस है, मुझे लगता है कि नगण्य हो, मुझे लगता है एक भी नहीं है। मैं अपने कह रहा हूँ, बाद में मैं संशोधन कहता हूँ, मुझे अभी तक एक भी राजभर लोकसभा में पिछले 22 साल के निर्वाचित जीवन में आज तक मुझे नहीं मिला। मैं आज आपको एक नया पक्ष बता रहा हूँ। बघेल साहब सवाल सुन लीजिए, आवाज आ रही है आपको? सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है कि कोटे के अंदर कोटा आरक्षण ये आखिर कब तक चलेगा? बघेल साहब माफ करिएगा, आप रुकिए, आपके पास आ रहे। ओम प्रकाश जी आपके पास आऊंगा, लग रहा म्यूट नहीं हटा उनका, म्यूट लगा के बैठे। ओम प्रकाश जी आपके पास आऊंगा। सवाल तमाम ये है, हमने आपसे जो सवाल पूछा था, ये कब तक आरक्षण का खेल चलता रहेगा? कब तक हम बांटो फूट और फूट डालो की राजनीति करते रहेंगे? ओम प्रकाश जी देखिए, अगर मेरी आवाज स्थिति ये फूट डालो राज करो की नीति तो आजादी के पहले से है और आज भी है। और जहां तक सवाल रिजर्वेशन के बंटवारे का है, इस मामले की एक लंबी फहरिस्त कमेटी बन करके तैयार है। अब हमारे बघेल जी बेचारे बैठे हैं और संबित पात्रा की तरह एकदम रट रहे हैं, जैसे दो टूक जवाब बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी एक कोटे में कोटे लागू करेगी कि नहीं करेगी, इसका सवाल, सीधा सा सवाल। वो तो लागू करने के लिए तैयार बैठे हैं। केंद्र की सरकार ने बाकायदा, सुन लीजिए, अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाथ बांध रखे थे ना। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में नहीं कर पा रहे थे, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद में कमेटी बना दी गई है, वो तैयार है करने के लिए। अगर बीजेपी के पास दम है तो लागू कर दे, तब मैं मानूं।
ये सिर्फ झुनझुना सुना रहे हैं हम लोगों को। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में भी कहा था कि गरीब और अमीर का बच्चा एक साथ पढ़ेगा। क्या की सरकार ने? भाई ओम प्रकाश जी, तब सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि कोटे के अंदर कोटा दिया जा सकता है। शिक्षा पे कहा था ना, शिक्षा पे कहा था कि अमीर का और गरीब का बेटा एक साथ प्राइमरी में पढ़ेगा। ये तो कहा था, कोटा अलग करने की बात नहीं कहा था। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है बघेल साहब, आपको आवाज मिल रही है क्या? बघेल जी, आपको आवाज मिल रही है? राजनाथ सिंह जो किया था, अब देखिए बिहार में बघेल साहब, आपको आवाज मिल रही है? बघेल साहब, आपको आवाज मिल रही है? बिहार में जब ठीक है, बघेल साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। ओम प्रकाश जी, आप ही के पास आएंगे सीधा, हम फिर आपसे समझना चाहेंगे। आप ये, मैं वही सवाल आपसे दोहराऊंगा, बांटो और फूट डालो की राजनीति कब तक चलेगी? आपको नहीं लगता कि कोटे के अंदर कोटा, कोटे के अंदर कोटा, कब तक ये चलता रहेगा मंथन? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो इसका पालन प्रदेश सरकार को करनी चाहिए, करनी चाहिए कि जैसा भी हमारे वकील जी, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैंने पढ़ लिया सरकार। मैं आपके व्यूज जानना चाह रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये कोटे के अंदर कोटा बांटने और फूट डालने का राज कब तक चलेगा? बांटने की सवाल नहीं है, सवाल इसमें है, भ्रम में मत रहिए। अगर 27% हिस्से को बांट दिया जाए, जिसकी जितनी आबादी है, जिस तरह की रिपोर्ट तैयार भी है, वो रिपोर्ट जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ में, आएंगे आपके पास में। शशांक यादव जी के पास चलते हैं। शशांक यादव जी, कहा यह जा रहा है कि 27% जो ओबीसी का कोटा है वो यादव, लोध और कुर्मी, ये तीनों जातियां ही ले जाती हैं, बाकी बेचारे पीछे रह जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब कोटा पूरा हुआ ही नहीं, मात्र 5% सरकारी नौकरियों में जहां भी है वो 5% ही लोग हैं, और उसके बाद ये कोटे में कोटा की बात चल पड़ी। क्या कहेंगे आप? अपना पीछे वाला सवाल भी जोड़ लीजिए तो जवाब पूरा आ जाएगा। आपने एक सवाल ये भी किया था कि आरक्षण से ये बांटने वाली राजनीति, अगर दोनों सवालों को हम लोग जोड़े एक साथ, तो स्थिति इस समय ये निकल के आ रही है कि जिन परिस्थितियों में आरक्षण को बीपी मंडल साहब ने और उससे पूर्व जो दलित आयोग के लिए जो आरक्षण की जो संविधान के समय जो परिस्थितियां समाज के लिए रखी गई थी, आज भी उन परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। जो आरक्षण का कोटा था वो किसी भी रूप में कोटा अभी पूरा नहीं हुआ, लिहाजा आरक्षण की स्थिति तो अभी जारी है, अभी इसको एक लंबा वक्त लगेगा। और बड़ा इस पर मैं पूरे सम्मान के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि आरक्षण कोई मनरेगा की योजना नहीं है रोजगार देने वाली। आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है और प्रतिनिधित्व हर वर्ग को मिले, इसीलिए पार्टी ने हमारी ये सोचने समझने के बाद ये नीति ली है कि जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिले। और ये केवल नौकरी सीमित ना हो, ये पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है वहां पर भी हो, ये निजी क्षेत्र में भी लागू होना चाहिए। ये यहाँ तक कि जो एक वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस रूप से आरक्षण को सीलिंग में बदल दिया है, उस पर भी नजर जानी चाहिए। प्रयागराज में अभी जो ओबीसी कोटा के लोग जो प्रोफेसर पद के लिए आए, अच्छे खासे नंबर थे, 500-500 ईपीआई जिनका था, उनको इंटरव्यू के बाद सीधे इस सरकार में कह दिया गया, नॉट सुटेबल कर दिया गया। तो इस और एक तरफ नॉट फॉर सुटेबल, ये तो बड़ा अजीब खेल है ना। पूरे देश में कोई मिलता ही नहीं है, कोई सुटेबल ही नहीं मिलता है। जब सुब्रमण्यम स्वामी साहब ये कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन हम इसका स्वरूप ऐसा कर देंगे कि आरक्षण नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। और उसी लाइट में जब भागवत साहब कहते हैं कि आरक्षण पर पुनर्विचार करने की जरूरत आ गई, तो इस तरह के जो ये मीठे मीठे तार्किक जो प्रश्न उठते हैं, तो मैं तो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए सभी जो लोग इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, इस पड़ाव को एक पॉजिटिव रूप में लें
और आरक्षण की न्यायिक लड़ाई के लिए जो लोग समझदार लोग हैं वो एक साथ आए और इस आरक्षण को जारी रखे, केवल नौकरी तक नहीं, रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट तक हो और निजी क्षेत्र में भी हो। ये मेरा सीधे से कहना है। ठीक है, ठीक है। गजराज सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये है, जो जनगणना है वो 1931 में हुई थी, उसके बाद से आज तक जनगणना नहीं हुई। 1931 में जब जनगणना हुई थी तो ओबीसी की जातियां थी 52%, और आज उसके बाद से तमाम अन्य जातियों को भी इसमें डाला गया है। अभी तक जनगणना नहीं हो रही है। बिना जनगणना किए कैसे कोटे में से कोटा दिया जा सकता है? मेरा कहना इसमें यह है कि जनगणना पूरी करने के साथ साथ ही आप देखिए कि जब देश आजाद हुआ तब कितनी गरीबी थी लोगों के अंदर। जो गरीब जो एजुकेशन के मामले में बिल्कुल। अरे भाई गजराज जी, मैं सवाल आपसे क्या पूछता हूं, जवाब आप क्या देते हैं? मैं सवाल आरक्षण पर पूछ रहा हूं, आप गरीबी ले जाते हैं। आप तो गरीबी हटाओ के चक्कर में गरीबों को हटा देते हैं। जब तक आप, आपसे क्या पूछ रहा हूं जी, जब तक आप एजुकेशन के दायरे में इन सबको ऊपर नहीं उठाएंगे, सारी लड़ाई तो इसी बात की, अगर एजुकेशन अच्छी हो जाएगी तो अपने आप कोटा हासिल कर सकते हैं ये लोग। लेकिन जब एजुकेशन अच्छी नहीं है। भाई गजराज जी, सवाल मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, जवाब आप क्या दे रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि क्या पहले जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जातीय जो ये जनगणना है बिल्कुल होनी चाहिए साथ में। ठीक है, और उसी के आधार पर भी तय करें। बने रहिए हमारे साथ। फिर से बघेल साहब जुड़ गए। बघेल साहब, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ओबीसी की जातियां हैं 2513। आपने जो प्रपोजल रखा है, यादव कुर्मी लोध को 5%, लोहार कहार बढ़ाई को 5% और बाकी के लोगों को 17% में समेट देना। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये फूट डालो राजनीति, फूट डालो राज करो का ये मामला कब तक चलता रहेगा? ये आरक्षण कब तक चलता रहेगा? तब तक रहना चाहिए जब तक अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ना आ जाए। और अंत्योदय का अर्थ भी यही है कि अंतिम व्यक्ति खुश हो, केवल उसको आवास मिल जाए या बिजली मिल जाए या विधवा पेंशन मिल जाए या विकलांग पेंशन मिल जाए या वृद्धावस्था पेंशन मिल जाए या उज्ज्वला मिल जाए, इसमें नहीं। कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में और मीडिया में लोकतंत्र के जो चारों खंभे हैं, चारों खंभों में उनका उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मैं अभी जुड़ा हूँ, मैं पूरी विद्वान लोगों की वार्ता नहीं सुन पाया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के अरुण मिश्रा जी जज साहब के इस निर्णय का मैं स्वागत करना चाहूंगा। इसको हम लोग कर्पूरी ठाकुर फार्मूला कहते हैं, जो कर्पूरी ठाकुर ने और जदयू की जब सरकार थी जो बाद में टूटी थी, उसी दौरान बिहार में उन्होंने ऐसा किया कि पिछड़े और अति पिछड़े, दलित और महादलित, और उसी समय उन्होंने जैसे वहां पर एसपी सिंह बघेल साहब, समय चूंकि अब कम बचा है, आप काफी देर बाद जुड़े हैं। मैं कहना चाहूंगा जी, वहाँ पर दलित, महादलित और पिछड़े और वहाँ पर यादव और कुर्मी को नीतीश जी कुर्मी होने के बावजूद उन्होंने परसेंटेज दिया और उनकी कॉपियां बाकी ओबीसी से अलग होती। उन्होंने पंचायत में भी आरक्षण किया कि प्रधानी में जो उनकी कैटेगरी है उसमें यादव और कुर्मी आपस में लड़ सकते हैं। जहां पर कोई कढ़ेरा, दर्जी, भुर्जी लड़ रहा है वहां वो नहीं लड़ सकते। इसी प्रकार से मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा कि 27% का 20%, ये बात सच है कि एजुकेशन से ही मिलती हैं ये नौकरियां, थोड़ी बहुत चलती होंगी। बघेल साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। बघेल साहब, सवाल मेरा सुन लीजिए। सवाल मेरा ये है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो या बसपा हो, केंद्र में भी उनका अपना काफी वो सपोर्ट करते रहे। सवाल ये उठता है, आज तक जितना आरक्षण दिया गया उस आरक्षण का पालन नहीं हुआ और उसके ऊपर से उसमें बांटने का, बंटवारा करने का दूसरा फार्मूला निकाल लिया। आखिर ये आरक्षण के साथ चल क्या रहा है? आरक्षण देने के बाद अगर कोई चीज आई है तो वो ओबीसी आई थी, 27% मंडल कमीशन लागू हुआ। लेकिन मंडल कमीशन की बैकवर्ड की जातियों में आरक्षण के अंदर आरक्षण अगर किसी ने पहला एक प्रयास किया था तो राजनाथ सिंह जी ने किया था। और राजनाथ सिंह जी से निजी वार्ताओं में उन्होंने कई बार कहा कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा जिंदगी का सर, मुझे पता है राजनाथ सिंह ने कहा किया था। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, इससे कितना फायदा होगा? जब मिल ही नहीं रहा आरक्षण तो उसका फायदा क्या होगा? कहाँ मिला? 77 साल हो गए आजादी के। सर
आंकड़े सुन लीजिए, आंकड़े सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में है नहीं, अब बघेल साहब एक मिनट सुन लीजिए मेरी भी। सुप्रीम कोर्ट में कुछ है नहीं, केंद्र के भाई बघेल साहब आपकी 6 साल से सरकार है, केंद्र के जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ओबीसी 3%, दलित 1%। अब केंद्र के जो ये सब विश्वविद्यालयों में इस प्रकार का आरक्षण है तो बाकी की दशा आप समझ सकते हैं। तो क्या फिर बंटवारे का क्या फायदा होगा? मैं आगरा कॉलेज आगरा में जब लेक्चरर बन के आया था तो 4 बैकवर्ड, शिक्षा की बात नहीं कर, मैं शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं नौकरियों की बात कर रहा हूं। जो प्रोफेसर अपॉइंट किए गए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट किए गए, जो टीचर अपॉइंट किए गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आरक्षण की मूल आत्मा आपको बताना चाहूंगा कि 27% आरक्षण का अगर 20% यादव भाई, कुर्मी भाई और पुष्पा शाक्त मौर्य सैनी ने और जाट जब से शामिल हुए उन्होंने लिया है, तो उन्होंने डंडे की दम पे नहीं लिया है। सपा की सरकार के समय कुछ भर्तियां में उन्होंने दिया होगा, लेकिन मुलायम सिंह जी की राजनीति से पहले भी यादव लोग IAS IPS थे। गुड क्वालिटी एजुकेशन के अलावा आरक्षण पर कब्जा करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब आप देखो कि 22% जो SC भाइयों का आरक्षण है उसमें मैं देखता हूँ 5 जातियों के अफसर मुझे अपने राजनीतिक जीवन में मिले हैं, वो जाटो भाई, गोरी भाई, धोबी भाई, खटीक भाई और वाल्मीकि भाई। अब मैं जो जातियां आपको गिना रहा हूँ उनका एक IAS नहीं है। अगरिया है, बदेख है, बेर है, बहेलिया है, बगा है, बैसवार है, बजनिया है, बाजकी है, बालादार, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की जातियां हैं। बन भानुग है, बसौड़ा है, बाबरिया है, बेलदार है, बेरिया है। बेरिया विधायक तो शिव कुमार मिले लेकिन IAS नहीं मिला। भाकू है, धरकार है, भुइया है, भागिया है, भूसिया है, जूसिया है, नाम ही नहीं सुने होंगे। ऐसे 27% OBC का आरक्षण उसके तेल पर अंतिम खड़े हुए हैं। प्रजापति हैं, विश्वकर्मा है, कढ़ेरे हैं, चटेले हैं, दर्जी है, बुर्जी है, हमारे राजभर भाई हैं। एक IAS के लिए तरस रहे हैं और जबकि वर्ग में आते हैं OBC में, और ये जातियां मैंने गिनाई है ये वर्ग में आते हैं। सुन लीजिए, सवाल सुनिए, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं। आपने इतनी जातियां गिना दिया, मैं आपसे वही मूल सवाल पूछ रहा हूं। जब पूरा कोटा नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं आप लोग, आप तो कैसे होगा? उसमें देते हैं 27% कोटा देते हैं 27% की जगह। लोग से भरने की भी बात की है। 6 साल हो गए सर, 6 साल हो गए सर, 6 साल हो गए आपकी सरकार को, 6 साल हो गए तो कम से कम कुछ तो भर देते। करना पड़ेगा ना, मैं इधर उधर की बात करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। ये बात सच है कि मंडल कमीशन को लागू हुए पहली नौकरी के 31 ईयर हैज बीन पास, लेकिन जोड़ लें चपरासी, चौकीदार, ड्राइवर और उनको माली को भी जोड़ लें तो अभी 27% की जगह केवल 18% है। तो हालत है। आप बने रहिए हमारे साथ में, और लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? ओम प्रकाश राजभर जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए शशांक जी आप अपनी बात रख सकते हैं। मंशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। बघेल साहब सामाजिक न्याय से निकले हैं और जाहिर सी बात है कि उन्होंने काफी रचनात्मक बातें कही हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि मंशा जब सरकार की नहीं होती है, नीट में केंद्रीय उस पर जो कोटा है, अभी तक ओबीसी के जो 2,500 से 3,000 MBBS की हर साल घाटा हो रहा है, अभी तक कोई योजना ये लोग नहीं बना पाए हैं। हमारी मांग आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, जुडिशरी में आरक्षण की, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लेवल पर जब तक जुडिशरी में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी तब तक आवाज और वॉइस वहां पर नहीं पहुंच पाएगी। और कोटे में कोटा का अगर बड़ा ही वैज्ञानिक और सैद्धांतिक आधार पर इसका अगर सही आकलन करना है तो जातिगत जनगणना को स्पष्ट करना पड़ेगा, जनता के सामने रखना पड़ेगा, तब जाके लोगों को अपनी हिस्सेदारी की जानकारी हो पाएगी। और जो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण लोग पूरे देश के हैं, उन आंकड़ों के आधार पर ही एक सही कोटे में कोटा की अवधारणा रख पाएंगे। तब तक अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये सिर्फ जो आप आरोप तो नहीं, लेकिन एक जो आशंका कह रहे हैं, मुझे भी कभी कभी लगने लगता है कि ये बांटो और राज करो वाली राजनीति ज्यादा लग रही है, इसके पीछे पिछड़ा वर्ग का कल्याण कम लग रहा है। ठीक है बघेल साहब, अपने जितने सामाजिक न्याय के लोगों से, आज मैं अपने गांव से आ रहा हूँ अभी औरैया से, और आजादी के बाद और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद तीसरी पीढ़ी चल रही है।
मेरे गांव में हमारे कुछ जाटो भाई भी रहते हैं, धोबी भाई भी रहते हैं, और ओबीसी में हमारे कहार भाई रहते हैं। आज मैं पूरे दिन अपने गांव में रहा। मेरा कहने का मतलब है कि और जो लोग मेरी बात सुन रहे होंगे कि 70 साल में जो शेड्यूल कास्ट में इवन जो सबसे आगे हैं हमारे जाटो भाई हैं, मैं अपने गांव में देखा हूं कि कुछ घर में सबकी नौकरी लग गई। 3 पीढ़ी में अभी कुछ घरों में चपरासी और चौकीदार भी नहीं बना। तो दोनों में अंतर क्या है? बाबा साहब ने दोनों का आरक्षण दिया। इसी प्रकार से नहीं तो इसमें गलती किसकी है बघेल साहब? अभी कोई साथी जो बोल रहे थे नहीं, एजुकेशन क्यों नहीं मिला? ये बराबरी करने का हमें प्रयास करना चाहिए। मुलायम सिंह यादव की राजनीति बघेल साहब आप इसके लिए दोष किसको देंगे? कांग्रेस को देंगे? बघेल साहब इसके लिए अपराधी कौन है? कांग्रेस है? मैं तो आज एक बहुत मेरे मन की बात आपने कर रही है। मुलायम सिंह यादव जी के पहली बार एमएलए बनने से पहले उत्तर प्रदेश के हर तीसरे थाने में एक यादव थानेदार हुआ करता था। एक जल्दी से जवाब ले लेते हैं क्योंकि समय कम है। शशांक जी ने एक सवाल कहा, नीट में हर साल 2 से 2.5 हजार लोगों का नुकसान हो रहा है आरक्षण वालों का। विश्वकर्मा और पाल एक भी नहीं खेला और राजभर खेला, तो क्या मुलायम सिंह खेला? नहीं बघेल साहब आप सवाल सुन लीजिए, जवाब बघेल साहब सवाल सुनिए ना। बघेल साहब आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। शशांक जी कह रहे हैं नीट की परीक्षा में हजारों छात्र बैकवर्ड छात्रों का नुकसान हो रहा है, दलित छात्रों का नुकसान हो रहा है, सरकार आपकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आरक्षण में आरक्षण का रास्ता तो प्रशस्त कर दिया है। वेंकटचलिया साहब ने जो एक रोक लगाई थी उसको आज खुला है। मैं तो क्रीमी लेयर के बारे में विश्वकर्मा जी कहूंगा कि जैसे बैकवर्ड में जो दोनों लोग गस्टेड अफसर हैं तो बच्चों का लाभ नहीं मिलता है, इतनी इनकम हो तो लाभ नहीं मिलता। जो अपने बच्चों को पीटर्स, पैट्रिक, चार्ल्स, जर्जिस, जीडी गोयनका, डीपीएस, दून, नैनीताल, शेरवुड और सिंधिया में पढ़ा सकते हैं, वो आरक्षण से बाहर हैं। और जो लोग चुंगी के स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको आरक्षण है, तो उनकी वाली उस एजुकेशन से नौकरी नहीं लग पा रही है। तो आर्थिक आधार आरक्षण का रहा है, लेकिन आर्थिक आधार नहीं रहा है। शेड्यूल कास्ट में आर्थिक आधार राम जी के पास भी ठीक है सर, समय खत्म हो गया मेरे पास में। गजराज जी आपका फाइनल कमेंट। मेरा गजराज जी ठीक नहीं होगी तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जाकर समाज के लोगों ने पढ़ाई ध्यान दिया इसलिए वो आगे बढ़े, लेकिन जो आती दलित आती ओबीसी एजुकेशन की तरफ को कोई ध्यान नहीं दिया। और जी आपकी सुई वहीं पर अटक गई है, आप एजुकेशन पर अटक गए हैं। हम मुद्दा हमारा दूसरा मुद्दा हमारा एजुकेशन का नहीं है। बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। गजराज जी उसमें आती दलित कहीं बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। माफ करिएगा गजराज जी हमारे पास समय इतना ही था, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि कोटे के अंदर कोटा नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब और जस्टिस मिश्रा के नेतृत्व में 5 जजों की बेंच ने कह दिया है कि राज्य सरकारें चाहे तो कोटे में कोटा दिया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से ये करने की कोशिश कर रही है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है तो उसके हाथ मजबूत हो गए भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि ये अलग बात है कि जस्टिस मिश्रा ने इसको 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया है। अब क्या होगा इस पर रुक करके थोड़ा देखना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।